हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और राजन सीरीज़ के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज़ भी देख सकते हैं। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। ऑप्शन ए है वर्ण लिपि, बी है अक्षर लिपि, सी है चित्रलिपि और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है चित्रलिपि। लिपि का जब विकास सबसे पहले चित्र, तो जब छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले चित्र बनाना सीखता है, ऐसे उल्टी सीधी ऐसे तिरछी आड़ी रेखाएं खींचना सीखता है। तो इसी तरह से बहुत पहले जब लिपि का विकास हुआ था तो सबसे पहले मानव ने ऐसे चित्र बनाना, चित्रों के माध्यम से ऐसे जानवरों को चित्रों के माध्यम से उसको दर्शाना शुरू किया। यानी वो जो लिपि का विकास हुआ चित्रों के ही माध्यम से शुरू हुआ। उसके बाद से धीरे धीरे उसका रूप सुधरता गया और लिखित रूप में उसका विकास हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए है कूट, बी है पादप, सी है नग और डी है अगार। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है कूट। प्रश्न संख्या तीसरा है, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। यहाँ नहीं पूछा, यानी अल्प प्राण नहीं है तो क्या होगा, महाप्राण होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है क, बी है ख, सी है ग और डी है ब। तो जो जो वर्ड होते हैं 5 वर्ड, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उसका पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा वर्ड महाप्राण होता है। तो यहाँ अल्प प्राण नहीं है। तो क ख दूसरे नंबर पे आएगा ना, क वर्ग का क, ख, ग, घ और अंग। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण है और यहाँ पे पूछा है अल्प प्राण नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन ब है ख, ये महाप्राण है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ब सही आंसर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, अंग और अह वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन ए है अयोगवाह, बी है उष्म व्यंजन, सी है स्पर्श व्यंजन और डी है स्वर। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है अयोगवाह। ये देखिए सारे प्रश्न जो हैं ये वर्ड से रिलेटेड फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। आपको हिंदी में 20 से 30% जो सिलेबस होगा पूरा मैच करेगा आपको हर एक सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में भी वर्ड से भी है, पर्यायवाची से है, विलोम है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, कामायनी के लेखक हैं। ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो पांचवा का ऑप्शन बी सही आंसर है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। ये अति लघुत्तरी का प्रश्न होता है, इसमें एक नंबर का ये प्रश्न होता है। इसमें 2 से 3 लाइन आप लिखेंगे। तो कहानी शिक्षण की केवल विधियां बताएंगे, उसके बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कहानी शिक्षण की विधियां निम्न है। पहला कहानी कथन विधि, दूसरा चित्र आधारित कहानी विधि, तीसरा अधूरी कहानी पूर्ति विधि। इसके बाद है प्रश्न संख्या 7, उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है। उच्चारण दोष यानी बोलते समय बच्चा जो उसमें त्रुटि होता है, सही से उच्चारण नहीं कर पाता है शब्दों और वर्डों का, तो उसका दोष का कारण क्या है उसको बताना है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे इसका, उच्चारण दोष के सामान्य कारण। हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे भय, संकोच, शीघ्रता मतलब बहुत जल्दी से बोलने की कोशिश करना, विलंब आदि से उच्चारण में दोष आ जाते हैं। इससे तुतलाना, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ हुआ बोलकर अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, उसी को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो उनके सोपान बताने हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित सोपान है। यहाँ सोपान छूट गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए निम्नलिखित सोपान है। उसके बाद इसमें पहला होगा स्वाभाविकता एवं स्पष्टता, दूसरा है विचार क्रमबद्धता, तीसरा है सशक्तता, चौथा प्रवाह, पांचवा अवसरानुकूलता, छठवां प्रभावोत्पादकता। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे शब्द की शक्तियां, हेडिंग लिख के इसमें लिखेंगे शब्द की 3 शक्तियां हैं, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, तथा इनसे क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ। ये इतना, और जो आपको नहीं याद रहता है तो इतना आप जरूर लिखिएगा, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। ये मुख्य रूप से ये इसी पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि शब्द की शक्तियों को पूछा हुआ है। तो केवल आप इतना इसका नाम भी लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10,
हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये लिखना आपको जरूरी है। रचना के जब प्रकार लिखेंगे तो जो वाक्य के प्रकार लिखेंगे तो आप ये जरूर लिखेंगे कि किस आधार पे आप लिख रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार अलग होते हैं और रचना के आधार पर अलग होते हैं। तो जब आप रचना के आधार पर लिखेंगे तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा यौगिक वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक ही विचार या एक ही क्रिया होती है उसको सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण जैसे राम स्कूल जाता है, इसमें स्कूल जाता है केवल एक क्रिया है, जिसमें एक और कर्ता भी एक, राम है बस, जिसमें कर्ता एक और क्रिया भी एक, उसको सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है यौगिक वाक्य, जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं, उसको यौगिक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए राम स्कूल जाता है और श्याम खेलता है। यहाँ पे और शब्द से दोनों जो ये वाक्य है, श्याम खेलता है एक अलग वाक्य है और राम स्कूल जाता है एक अलग वाक्य है, दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसको यौगिक वाक्य कहते हैं। और ये दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, अपने आप में दोनों वाक्य देखिए पूर्ण है। राम स्कूल जाता अपने आप में पूर्ण है और श्याम खेलता अपने आप में पूर्ण है, और ये जुड़ा हुआ है और से, इसको यौगिक वाक्य कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न क्या तीसरा, मिश्र वाक्य, जिसमें एक मुख्य वाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं घर पहुंचा तब वह सो रहा था। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जब एक मुख्य वाक्य है, जब मैं घर पहुंचा, ये मुख्य वाक्य है, और इस पे डिपेंडेंट वाक्य है, मतलब इस पे आश्रित उपवाक्य है, तब वह सो रहा था। जब मैं घर पहुंचा तभी तो देखा कि वह सो रहा था, और जो नहीं पहुंचा होता तो पता नहीं चलता कि वो सो रहा है कि नहीं सो रहा है, तो इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। ये प्रश्न ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, थर्ड सेमेस्टर में भी है, सेकेंड सेमेस्टर में भी है वाक्य। इसके बाद है प्रश्न क्या तीसरा, उपसर्ग क्या है, सोउदाहरण समझाइए। उत्तर उपसर्ग लिखेंगे, हेडिंग इसमें लिखेंगे, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रहार है, प्रहार शब्द में प्र शब्द हार में जुड़ा हुआ है तो प्रहार बन गया है। बिहार में बी शब्द जुड़ा हुआ है, ये बी उपसर्ग है, इसमें प्र उपसर्ग है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 12, जो कि लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य निम्न है। पहला है रुचि का विकास, कहानी का पढ़ने से, बच्चों को पढ़ाने से उनमें रुचि का विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाने से बच्चों में रुचि जागृत होती है, बच्चे पाठ्य सामग्री को जल्दी सीख लेते हैं। दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास, प्राथमिक स्तर पर बच्चा अनेक कल्पनाएं लिए हुए होता है, उसके दिमाग में परियों की कहानी, दीवा स्वप्न आदि भाव जागृत होते रहते हैं। कहानी से उनके कल्पना शक्ति के साथ सोचने की शक्ति का भी विकास होता है। तीसरा है तार्किक शक्ति का विकास, कहानी सुनाने पर बच्चे कब, कहाँ, क्यों, कैसे प्रकार के प्रश्नों को पूछते हैं, इससे बालक में तार्किक शक्ति का विकास होता है, इसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। तार्किक शक्ति उसे कहते हैं कि बच्चा जब पूछता है किसी भी प्रश्न को, जब आप कहानी सुना रहे होते हैं तो कहाँ, क्यों, कैसे, इस तरह की ये चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब जो बच्चा पूछता है तो उसे तर्क करने की शक्ति बढ़ती है, यानी टीचर से इंटरेक्ट करता है, वो अपने विचारों को रख पाता है, इसी को तार्किक शक्ति कहते हैं। चौथा है सामाजिक गुणों का विकास, कहानी किसी सामाजिक परिवेश से होती है, अतः बच्चों को कहानी के माध्यम से शिक्षण कराते समय सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 13, लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। इसका आंसर लिखेंगे, इसकी विधाएं निम्नलिखित हैं। पहला है पत्र लेखन, दूसरा है निबंध लेखन, तीसरा है नाट्य लेखन और चौथा है कहानी लेखन। और इसी में नीचे लिखा हुआ है, लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि मौलिक विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखकर अभिव्यक्त करने से है। यह लेखन कौशल से संबंधित है, जो चारों भाषा कौशलों में सबसे अंतिम चरण है। पत्र लेखन, निबंध तथा नाट्य लेखन और कहानी लेखन, ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के साधन है। लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ है कि ऊपर आया हुआ था मौखिक अभिव्यक्ति, तो यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति है। तो लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ है कि लिख कर अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाने की लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं, और बोलकर अपने विचारों को या अपने भाव को या फिर अपनी बातों को दूसरे के सामने रखने को मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। इसके बाद इसी में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि इन गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पत्र, निबंध, नाटक तथा कहानी लेखन का
विकास किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये थर्ड सेमेस्टर में भी सेम प्रश्न पूछा हुआ था, बिना परिवर्तन के सेम प्रश्न थर्ड सेमेस्टर में भी आपको मिलेगा। तो आप जब भी इसको, ये विराम चिन्ह थर्ड सेमेस्टर में भी है और इसमें भी है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे, विराम चिन्ह हेडिंग लिख के थोड़ा सा पहले विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको कम से कम 75 वर्ड में इसका आंसर देना होगा। तो 75 वर्ड बनाने के लिए आपको थोड़ा सा शुरू में बताएंगे विराम चिन्ह। भाषा के लिखित रूप से उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रमुख होने वाले 4 प्रमुख रूप से, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाले, प्रमुख रूप से प्रयोग ऐड कर लेंगे, ये छूट गया है। प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाले चार विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है पूर्ण विराम। हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं, इसका अर्थ है कि पूरी तरह रुकना, उसी को विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे राजू पढ़ रहा है, यहाँ वाक्य कंप्लीट हो गया, जो लास्ट में ये खड़ी पाई है इसी को विराम चिन्ह कहते हैं। उसके बाद से दूसरा हेडिंग लिखेंगे अल्प विराम। जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने, यहाँ पे र छूट गया है ऊपर, दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, यहाँ पे फिर विराम चिन्ह है, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं, तो इसमें विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसके बाद तीसरा योजक चिन्ह, तीसरा विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। 2 शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रात दिन, आज कल, ये इन दोनों में संबंध है ना, दो एक दूसरे का अपोजिट है, रात और दिन, आज कल, इसलिए यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और चौथा है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह एक यहाँ पे एक जीरो, छोटा सा जीरो टाइप होता है, मतलब जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, तो डॉक्टर में लास्ट में इसको संक्षेप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में, किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे इस चिन्ह यानी छोटा सा जीरो बना देते हैं, को लगा देते हैं, इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर राकेश लिखना है तो डाब लिख के और यहाँ पे लगा दिए हैं, तो ये संक्षेप हो गया, इसका अर्थ हुआ डॉक्टर। जैसे पंडित किशोरी लाल, तो यहाँ पे प लिख के और यहाँ पे ये छोटा सा गोला बना दिए हैं, यही है लाघव चिन्ह। इसके बाद अगला प्रश्न क्या 15, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न फर्स्ट सेमेस्टर में भी था, पूछा हुआ था, और थर्ड सेमेस्टर में भी पूछा हुआ है, और सेकंड सेमेस्टर में आपके आया ही हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, ये उपसर्ग प्रत्यय भी आपको तीनों सेमेस्टर में मिलेगा। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप उत्तर में उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर, हेडिंग लिखेंगे, जिसमें पहला हेडिंग लिखेंगे उपसर्ग। इसमें है उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से बना है उपधन सर्ग, और प्रत्यय में पहला है। आप कंपैरिजन करके जब इसको पढ़ेंगे ना, तो ये आपका ज्ञान जो होगा अस्थायी होगा, लंबे समय तक याद रहेगा। आप चाहें तो एग्जाम में पेज को 2 बराबर भागों में बांट करके भी इसको लिख सकते हैं। इसका पहला प्रत्यय में लिखेंगे, प्रत्यय शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रतिधन है। दूसरा है उपसर्ग में उपसर्ग शब्द प्रारंभ में जुड़ते हैं, जबकि जो इसमें प्रत्यय में दूसरा दिया हुआ है प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। तीसरा अंतर, उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया रूप देता है। जब भी उपसर्ग जुड़ता है किसी शब्द के पहले तो वो अर्थ बदल जाता है बिल्कुल, नहीं तो कुछ नया रूप बन जाता है शब्द का। और यहाँ पे तीसरा है, प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है या तो बदलेगा तथा पूर्व शब्द से मिलता जुलता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे कि प्रधान है, प्रधान शब्द है, इसमें और जो अ उपसर्ग लगा दें तो ये बन जाएगा अप्रधान। अप्रधान, पहले प्रधान का अर्थ होता है मुखिया या मुख्य जो होता है उसको प्रधान कहते हैं, और अप्रधान का मतलब हुआ कि अप्रधान बिना, जो मुखिया ने, जो मुख्य ना हो, यानी जो मेन आदमी ना हो, उसको अप्रधान कहते हैं। बिल्कुल अपोजिट ये जो सब नया शब्द बन गया। और इसमें और जो प्रत्यय में आप एग्जाम्पल देखें, प्रत्यय जुड़ा, जैसे एक बूढ़ा शब्द है, इसमें पा अगर जो प्रत्यय जोड़ दें तो ये बन जाएगा बुढ़ापा। तो ये देखिए इसी से मिलता जुलता है। जो बूढ़ा होता है, जब 60 के बाद जब
जो भी एज होता है इंसान का, वो उसी को बुढ़ापा कहते हैं। तो वो बुढ़ापा, ये उसी से, बूढ़ा से संबंधित ही है बुढ़ापा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रत्यय शब्द का रूप या तो बदल जाएगा, नहीं तो तथा पूर्व शब्द से मिलता जुलता रहता है, और उपसर्ग में नया शब्द बिल्कुल बनता है, यही है। और इसके बाद से है चौथा अंतर इसमें, उपसर्ग में। उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए अन्याय, उपयांग, विश्वास, निराश, प्रभाव, सम्मान आदि। और प्रत्यय में चौथा जो अंतर लिखा हुआ है, दिया हुआ है, जिस शब्दांश का अर्थ अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 16, अव्ययी भाव समास की स्वोदाहरण परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, आप पहले हेडिंग लिखेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा वह प्रधान भी हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास में कभी दूसरा पद भी प्रधान होता है। जैसे संकेत में लिखा हुआ है, प्रति, भर, आ, यथा, बे, नी से शुरू होने वाले शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, भरपेट, आजन्म, यथाशक्ति, बेचैन, बेदाग, बेवफा, निडर, निधड़क, निर्विकार आदि, ये सभी अव्ययी भाव समास है। यहाँ पे एक और अव्ययी भाव समास को पहचानने का एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जहाँ पे भी लगे आपको कोई कुछ उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो समझिएगा वहाँ पे अव्ययी भाव समास है। जैसे देखिए यहाँ पे सबने दिन में लग रहा है कि प्रति जो है उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रतिदिन हुआ है। पेट में भर जुड़ा हुआ है। जन्म में आ लग रहा है कि उपसर्ग है, जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा सब, उसी को अव्ययी भाव समास कहते हैं। शक्ति में यथा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास पहचानने के लिए आता है, बहुविकल्पी में भी पूछ सकता है, और ये लिखने के लिए यहाँ पे पूछा है, बहुविकल्पी में भी पूछेगा। जब बहुविकल्पी में पूछेगा तो आप ऐसे इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 17, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम के प्रकार भी लिखिए। इसका आंसर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह खेलता है, वे घर जाते हैं, मैं घर जाता हूँ, तुम विद्यालय जाते हैं। यहाँ पे नाम ना आके उसके स्थान पे वह आया है। वह हो सकता है श्याम हो सकता है, संजीव हो सकता है, या फिर कोई भी किसी का भी नाम हो सकता है। नाम ना आके यानी संज्ञा ना आके उसी के स्थान पे वह शब्द आया हुआ है। यहाँ पे वे आया है, यहाँ पे मैं, तुम, ये सभी सर्वनाम शब्द है। तो नीचे दिया है इसमें, उपयुक्त वाक्यों में वह, वे, मैं, तुम सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार भी पूछा हुआ था यहाँ पे कि सर्वनाम के प्रकार भी लिखिए। तो लिखेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, जो ऊपर आया था एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा है, ये किसी व्यक्ति का जानकारी दे रहे हैं ना, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम उस व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त करते हैं जो वाक्य का कर्ता हो, जैसे स्वयं, अपना। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न पूछने के लिए इनका प्रयोग होता है। उदाहरण कौन, क्या, किसका, यानी प्रश्नवाचक शब्द जहाँ आया हो तो उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम संबंध का बोध कराते हैं, यानी जो एक वाक्य के हिस्से को दूसरे से जोड़ता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो है जिस, जिसे। पांचवा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे कोई, कुछ, सभी। ये वाक्य में प्रयोग हो जाए, कोई वहाँ खड़ा है, तो यहाँ पे निश्चित पता नहीं चल रहा है कि कौन खड़ा है, तो कोई शब्द हो गया। तो ऐसे ही कुछ है और सभी है। सभी में 2 और 3 भी खड़े होंगे, वो भी सभी आ जाएंगे, और बहुत सारे होंगे वो भी सभी आ जाएंगे। तो यह भी कुछ निश्चित नहीं होता है, बस ये पता लग रहा है कि सभी होगा। तो इसी तरह से ये भी अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। और छठवां है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है यह, वे, ये, वे, यानी ये दिखाएंगे, संकेत करेंगे कि यह लड़का पढ़ने में तेज है या पढ़ने में अच्छा है। तो यह लड़का, कहने से ही पता लग रहा है कि यह लड़का, संकेत किया जा रहा है, उंगली दिखा के बोला जा रहा होगा, या फिर पास ही में वो बच्चा होगा। तो यहाँ पे जहाँ संकेत का बोध हो, संकेत मतलब वहाँ पे ये निश्चितवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पे वे
दिस दैट दी दो जो होता है, जैसे इंग्लिश में होते हैं ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वहीं पे वही है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे औपचारिक पत्र। इसमें पहला है, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं, यहाँ पे लिखे होगा, लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। ये पत्र किसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जैसे प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, प्रार्थना पत्र जिसको कहते हैं, कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, सुझाव एवं शिकायती पत्र इत्यादि। और इसमें दूसरा पॉइंट है, ये पत्र शालीन व शिष्ट शैली में लिखे जाते हैं। तीसरा, इसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता है। चौथा, यह लंबे और जटिल वाक्यों में लिखा जाता है, यानी स्टैंडर्ड इसमें वाक्य लिखे जाते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड का प्रयोग करते हैं इसमें। और पांचवा है, औपचारिक पत्र सूझबूझ तथा दिमाग से सीखे जाते हैं, सीखे नहीं, यहाँ पे लिखे जाते हैं होगा। इसके बाद है अनौपचारिक पत्र, हेडिंग लिखेंगे आप अनौपचारिक पत्र। इसमें पहला है, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जिसे हम जानते हैं, जैसे भाई की शादी में मित्र को पत्र लिखना, पिता को पत्र लिखना, बहन को पत्र लिखना आदि। दूसरा है, ये पत्र मर्मस्पर्शी शैली में लिखे जाते हैं। और तीसरा है, इसमें अभिवादन लिखा जाता है। चौथा, यह कम और सरल वाक्यों में लिखा जाता है। और पांचवा है, अनौपचारिक पत्र हृदय से लिखे जाते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप लेट्स लर्न विद अजहर टेलीग्राम, लेट्स लर्न शिक्षा 1 जब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो ये टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। उस पर जो डीपी लगा होगा, यही वाला डीपी लगा होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे सब्जेक्ट का 2023 से लेकर 2016 तक का प्रीवियस ईयर का पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।